डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज में। ये 11th पार्ट है इस सीरीज का। और अब तक हम लोग लगभग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को हम लोग देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। आज का ये लेक्चर लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आज एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 या 3 प्रॉब्लम बचा हुआ है, जिसमें कि कुछ थ्योरी पार्ट वाला भी प्रॉब्लम है। उसको भी उसका क्या सूटेबल आंसर हो सकता है वो भी हम लिख के रखे हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अभी 16 नंबर तक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। 17th नंबर प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए। इसको देख लेते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। 17th नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the serviceman's 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका कि रेसिस्टेंस गिवन है हमको। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक हीटर कंसिडर कर लें तो इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 ohm दिया हुआ है। और इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना चल रहा है, और टाइम का भी दिया हुआ है कि कितने टाइम के लिए ये सर्किट में कनेक्ट है और ये करंट ड्रॉ कर रहा है। और किससे कनेक्ट है ये? 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस। अच्छा, वोल्टेज यहाँ पे नहीं मेंशन है, मतलब ये किस सोर्स से कनेक्ट है ये मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट मेंशन है। इसमें जो सर्किट में करंट चल रहा है वो यहाँ पे बताया हुआ है। क्या है करंट का वैल्यू? करंट का वैल्यू है 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर का इसमें करंट चल रहा है। हमको वोल्टेज पता नहीं है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है ये हमको पता नहीं है। और टाइम पता है कि ये टाइम कितने समय के लिए कनेक्ट है? 2 आवर्स के लिए कनेक्ट है। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। रेट ऑफ हीट पूछ रहा है। हीट, और इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं पहले इसको कि हीट हम लोग क्या है? हीट क्या है? एनर्जी है। हीट एनर्जी जानते हैं हम लोग। हीट एनर्जी है, और एनर्जी और वर्क जो है क्या है? इक्विवेलेंट है। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क और एनर्जी कैसे इक्विवेलेंट है। तो एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है, ठीक है। और रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोलते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है? रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, मतलब हमसे पूछा क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो हीट एनर्जी का ये बात कर रहा है। लेकिन ये है क्या? रेट ऑफ वर्क ही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही है, या रेट ऑफ एनर्जी ही है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में हमसे पूछा क्या है? पावर पूछा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमसे पावर यहाँ पे पूछा जा रहा है। रेट, अगर सिर्फ एनर्जी पूछता, फाइंड द एनर्जी, तब हम लोग हीट एनर्जी फाइंड करते, लेकिन रेट एट विच हीट इज डेवलप पूछा है ना, तो हमसे पावर कैलकुलेट करने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास ये सभी इंफॉर्मेशंस है। अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? मतलब हम पावर फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और हीट फाइंड कर सकते हैं। और हीट फाइंड करने के बाद अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको पावर मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, पावर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो पावर के लिए रिलेशन हम लोग क्या देखे हैं? P=V/I देखे हैं। लेकिन वोल्टेज हमको पता है नहीं यहाँ पे, तो ये इस रिलेशन को और क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में? ओम्स लॉ से कर सकते हैं। V/IR हम जानते हैं,
और यहाँ से हमको वोल्टेज पता नहीं है लेकिन हमको करंट पता है, तो इसको हम क्या चेंज करके इस रिलेशन को क्या बना सकते हैं, P इक्वल टू वी के प्लेस पे हम आई आर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये रिलेशन जो है हमारा आई स्क्वायर आर आ रहा है। और ये बार हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये पावर का रिलेशन यूज किए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे। हमको एक्चुअली पावर फाइंड करना है, क्योंकि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड पूछ रहा है ना, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड ये पूछ रहा है। सिर्फ हीट अगर डेवलप पूछता तो फिर हमको एनर्जी फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे रेट पूछा है तो हमको पावर फाइंड करना होगा। और यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका पावर क्या होगा। पावर इक्वल टू आई हमारे पास है, क्योंकि 15 एम्पियर है, सॉरी ये 15 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्ट हम लिख दिए थे। आई इक्वल टू 15 एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पे, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 इंटू 15। और आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है इस हीटर का, 8 ओम है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा वो 225 इंटू 8, जो भी ये आ रहा है वैल्यू, इसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। इस रेट से इसमें हीट डेवलप हो रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टाइम देने का क्या मतलब है। एक्चुअली हमको लग रहा है ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, ये कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे टाइम देने का कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे इसको एक और देना चाहिए था कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, इस तरह से देता तब समझ में आता कि हाँ टाइम देने का कुछ मतलब है। इसका आंसर इतना ही होगा। लेकिन अगर इसमें हमको पूछता कि एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड कर सकते थे, इस रिलेशन से ही आप देख लीजिए, वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, पावर इंटू टी मिल रहा है, पावर इंटू टी मिल रहा है। अगर हमको यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला होता, यहाँ पे बोला है नहीं, लेकिन अगर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो हम क्या कर देते, पावर इंटू टाइम कर देते, तो हमारे पास एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है वो पता चल जाता। तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ होगा, 225 इंटू 8, इतना पावर है इसका, इस रेट से एनर्जी कंज्यूम हुआ है, तो इसको टाइम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आवर है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा वाट आवर, ठीक है, ये वाट आवर। और यहाँ पे और अगर क्वेश्चन को और बढ़ा के देना चाहता है ये, तो कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुआ है ये अगर आपसे पूछता, तब यहाँ पे हम क्या करते, हम लोग क्या समझे थे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 कॉमर्शियल यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। अगर हमसे यूनिट के फॉर्म में पूछा होता है ये कि कितना यूनिट का एनर्जी कंज्यूम हुआ यहाँ पे, तो हम कैसे निकालते हैं इसको, बस सिंपली इसको 225 इंटू 8 इंटू 2 जो आया था, 8 इंटू 2 जो आया था, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलोवाट आ जाएगा, क्योंकि ये वाट आवर है और ये किलोवाट आवर आ जाता हमारा, ये किलोवाट आवर आ गया, और यही इक्वल टू यूनिट होता है, तो इतना ही यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा। अगर इस प्रॉब्लम को और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट बना के पूछना चाहता तो इस प्रकार से पूछ सकता था, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से बहुत रिलेटेड है। यूनिट हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यूनिट में ही आता है, कॉमर्शियल यूनिट में ही आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट में जो मेजर करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में दिखा नहीं, तो ठीक है, अगर हमसे पूछा भी जाता है तो हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे, लेकिन हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर यहीं तक होगा, पावर ही हमसे निकालने के लिए पूछा था, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इसको तो देख लिए। नेक्स्ट में हमारे पास लग रहा है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट 18 नंबर प्रॉब्लम।
18 नंबर, हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसका जो सूटेबल आंसर हो सकता है वो हम आपके बुक से ही लिखे हैं, उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करके वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यही सब प्रॉब्लम है आपके 18 नंबर में, उसका आंसर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है ये, देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन हम लोग क्यों यूज करते हैं फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन ही क्यों यूज होता है और कोई दूसरा क्यों नहीं यूज हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोचने वाला प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट भी है। इसका रीजन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मस्ट रिटेन एज मच of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such very high temperature. So a strong metal with high melting point such as tungsten melting point this is used for making bulb filaments. क्या बोल रहा है कि ये बल्ब लाइट, इसका पर्पस क्या है, लाइट जनरेट करना है ना, और लाइट जनरेट कब करेगा ये, जब इसका फिलामेंट बहुत ही हॉट हो जाएगा तभी ये लाइट जनरेट कर सकता है, तभी ये लाइट जनरेट करता है। तो ये फिलामेंट जब हॉट होगा तो हमको इस फिलामेंट को ऐसा मेटल से, ऐसा मटेरियल से बनाना होगा जो कि मेल्ट नहीं करे या उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना टेम्परेचर देने के बाद वो मेल्ट करेगा, तो ये टेम्परेचर बहुत ही हाई है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई है। वहीं अगर हम कोई दूसरा मेटल या और कोई दूसरा यूज करते हैं तो उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट इससे लोअर है, और होगा क्या, हीट लाइट जनरेट करने के केस में क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा अगर टंगस्टन के अलावा अगर हम कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करें फिलामेंट के तौर पे, तो ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा तभी ये लाइट इमिट्स कर सकता है। और यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इसके फिलामेंट को हीट करने में वेस्ट हो जाता है, उससे लाइट जनरेट करने में बहुत स्मॉल अमाउंट का एनर्जी यूज हो रहा होता है, हीट करने में ज़्यादा एनर्जी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं, आपके बुक में से ही लिया गया है ये आंसर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। जस्ट अपोजिट है प्रीवियस वाले प्रॉब्लम, अपोजिट नहीं मतलब ठीक है, बस उससे ही मिलता जुलता है। इसका क्या रीजन है, बोल रहा है कि जहाँ पे हीटिंग डिवाइसेस है जैसे आयरन है या टोस्टर है या गीजर है, इन सभी में जो हम लोग एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं हीटिंग एलिमेंट, वो वो एलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का नहीं बना हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम एल्युमिनियम यूज कर लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता हीटिंग एलिमेंट में, या कॉपर यूज कर लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, वो एलॉय का क्यों बना होता है। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन में या हीटर में जो एलॉय यूज होता है उसके फिलामेंट में वो नाइक्रोम नाम का एक एलॉय यूज होता है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, नाइक्रोम नाम का एलॉय यूज करते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट में, ऐसा क्यों करते हैं ये पूछ रहा है आपसे। इसका जो सुटेबल आंसर हो सकता है वो ये है, द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, so producing a larger heat we need a material of high resistivity. Also alloy do not oxidize readily at high temperature, for this reason they are so commonly used in electric heating devices like iron and toaster. ये प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के पहले भी था और हम इसको बताए भी थे आप लोग को, ठीक है। इन सभी एलॉय का जो होता है ना वो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चाहिए ना, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे, I²RT, ये देखे थे। हमको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना हो तो हमको रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, और रेसिस्टेंस
जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा वही तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसका रेसिस्टिविटी हाई होगा, हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है ना कि अगर कोई दूसरा मेटल हम यूज कर लें तो वो मेटल क्या करेगा कि जब वो हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा मेटल का, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई दूसरा मटेरियल बना लेगा। और फिर दूसरा अगर मटेरियल बना लेता है तो उसका रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था, हीटिंग पर्पस के लिए, वो पर्पस हमारा फुलफिल होगा नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एलॉय यूज कर लेते हैं। ये एलॉय बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये भी एक रीजन है एलॉय यूज करने का हीटिंग आयरन में या फिर टोस्टर में, ठीक है। और इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, इसी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। ये प्रॉब्लम भी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, घरेलू जो हम लोग यूज करते हैं घर में कनेक्शंस, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये आपको पता होगा। वो पैरेलली कनेक्ट होता है सारा चीज़, जैसे फैन है या टीवी है या फिर और भी कोई भी चीज़ हो घर में, वो सभी पैरेलली कनेक्ट होता है। इसका रीज़न क्या है, सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते तो क्या प्रॉब्लम होता है। इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, thus it is obviously impracticable to connect a electric bulb and a electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. Also, when one component fails, the circuit is broken and none of the components works. ठीक है। सीरीज में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक गैजेट है जिसको कि हम घर में सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। हम दो ही लेते हैं यहाँ ताकि हमको समझ में आ जाए ये बात। इस दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हीटर है या फिर ये एडाप्टर है जो जिससे कि हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं। हीटर के लिए अलग करंट चाहिए क्योंकि हमको हीटिंग इफेक्ट चाहिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चाहिए, तभी तो हीटर काम करेगा। तो इसके लिए डिफरेंट करंट चाहिए। और मोबाइल चार्जर एडाप्टर के लिए हमको अलग बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट चाहिए। लेकिन जब इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या जानते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो दोनों के लिए जब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वो तो जिसको कम का ज़रूरत है उसको डैमेज कर सकता है या वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एक ये रीज़न है सीरीज में कनेक्ट करने का। दूसरा है ये कि मान लेते हैं किसी कारण से इसमें अगर इस दोनों हम गैजेट्स को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, एक किसी कारण से फेल कर जाता है या कुछ इसमें खराबी आ जाता है तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा ये सर्किट। और ये सर्किट ब्रेक करने से क्या होगा कि फिर इस गैजेट में भी, हीटर में भी करंट जाना बंद हो जाएगा अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होता तो ये भी डिसएडवांटेज है। वहीं जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं अपने घर में सभी डिवाइस को पैरेलली जब कनेक्ट करके रखते हैं तो ये दोनों ही केस इसमें नहीं होता है। एक तो पहले जिसको जितना करंट चाहिए उसके रेसिस्टेंस के हिसाब से उसको मिल जाता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट तो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जिसको जितना करंट चाहिए वो ले लेगा और प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। वहीं अगर किसी कारण से एक गैजेट खराब हो जाता है तो दूसरा गैजेट हमारा काम करते रहेगा, दूसरा अप्लायंस जो है वो काम करता ही रहेगा क्योंकि इसमें मान लेते हैं करंट नहीं जाएगा लेकिन इसमें तो करंट जाएगा ही, तो ये काम करता रहेगा। ये बेनिफिट है पैरेलल में यूज करने का। इसीलिए हम लोग घर में जो हमारा कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है और सभी डिवाइस जो है वो 220 वोल्ट AC पर काम करता है। ये आप AC के बारे में अभी नहीं जानते होंगे, ये आप हायर क्लास में जानेंगे, लेकिन हम लोग हमारे घर में जो यूज होता है वो 220 वोल्ट AC यूज होता है और सभी डिवाइस को 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई ही चाहिए, भले करंट डिफरेंट चाहिए, ठीक है। ये समझ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस कंडक्टर का होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही आपसे पूछा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पूछा है क्या रिलेशन है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कोई थिन वायर है और कोई एक थिक वायर है, जैसे ये थिक वायर है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ये थिक है, और ये रेड कलर वाला ये थिन था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। तो वही आपसे पूछना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर द एरिया लेस विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन में यूज होता है वायर, वो जनरली या तो एल्युमिनियम का बना होता है या कॉपर का कभी कभी बना होता है। एल्युमिनियम का आप देखे होंगे कि ये सभी एल्युमिनियम का ही वायर बना हुआ रहता है ट्रांसमिशन में जो यूज होता है, ठीक है। ये किस रीजन से होता है ये आपसे पूछ रहा है। इसका जो सुटेबल आंसर हो सकता है वो ये है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अदर मेटल्स और एलॉय आर जनरली हायर देन दैट ऑफ सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। हम लोग क्या देखे थे, बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम ट्रांसमिट करने के दौरान ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एक लार्जर अमाउंट या एनर्जी का एक लार्जर अमाउंट ट्रांसमिशन में ही अगर उसको वेस्ट कर देंगे तो ये तो इकोनॉमिकली सही नहीं है हमारे लिए। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा ट्रांसमिशन के लिए, लो रेसिस्टेंस वाला कोई वायर या मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट कंडक्टर या सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी किस मेटल का है, सिल्वर का है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन सिल्वर एक्सपेंसिव भी तो है। सिल्वर के लिए हम अगर ट्रांसमिशन में यूज करेंगे सिल्वर को तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और सिल्वर सॉफ्ट भी होता है, ये टूट भी सकता है आसानी से। तो सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये बेस्ट कंडक्टर है लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो हमारा हीट का लॉस होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। रेसिस्टेंस सिल्वर का सबसे कम होता है या रेसिस्टिविटी सिल्वर का सबसे कम होता है। इसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर है, ये चीपर है। एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम कॉपर से भी चीपर है, इसीलिए ट्रांसमिशन में हमेशा एल्युमिनियम वायर ही यूज किया जाता है, ठीक है। सिल्वर आर एक्सपेंसिव एंड सॉफ्ट, सो कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ड्यू टू इट्स लो रेसिस्टिविटी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के लेक्चर में। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करके जता सकते हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।